इशिता। हेलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। यहाँ पे भी, हमारे घर में भी और एडमिंटन में भी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफी ठंडा माहौल है मेरे हिसाब से, लेकिन इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन कनाडा, तो बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हमने जितने शोज किए, जितने भी लोगों से हम मिले वैंकूवर में, कैलगरी में, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी पीपल हियर इन एडमिंटन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ठंडा माहौल है, लोगों का दिलों का तो ठंडा माहौल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, लोगों के दिल तो आज भी बहुत, मतलब जैसे क्या कहूँ, दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी गुड, और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिल के यहाँ पर। तो इवन लोगों का प्यार देख के जो म्यूजिक के लिए है और जो हमारे लिए है, यू नो, इट फील्स सो गुड जब मैं ऐसे रैंडमली लोगों से मिल जाती हूँ जो जिन्होंने कहीं शो पर देखा है या टीवी पर देखा है, एंड दे क्विकली यू नो रिकॉग्नाइज, और वो मिलके बोलते हैं हमने देखा है और ऐसा वैसा। तो इट फील्स सो ग्रेट कि हम इतने दूर देश में रहते हैं, बट स्टिल पीपल आर लविंग अस सो मच। तो ये प्यार देख के और लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ भी जा रहे हो ऐसा लग रहा है कि हर जगह परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम हमारे घर से बहुत दूर आए हैं। सही बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड। और अच्छा भी लग रहा है, सुन के भी अच्छा लग रहा है कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ का स्पेस कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग द वाइब? आप एंटर किए मुस्कुराहट के साथ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो जैसे ही बाबा जी के दर्शन हुए, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। पता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी हम हमारे ऐसे वर्क प्लेस में, या हम जहाँ से अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम कर रहे हैं, जैसे इट माइट बी वेरी इम्पोर्टेंट टू यू, राइट? तो वहां पे आपने पहले बाबा जी को रखा है और वहां पे पूजा की हुई है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब पहला इम्प्रेशन बहुत ही मतलब यू नो इम्प्रेसिव था। जी 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 जी, नहीं बहुत अच्छा लगा। सो मेरे ख्याल से बाबा जी का आशीर्वाद है कि आप भी हमसे मिले हैं। सो नेवर एक्सपेक्टेड, नेवर प्लान्ड। तो अगर बाबा जी की बात करें तो माहौल अच्छा है, स्पेस अच्छी है। तो सिंगर्स की लाइन में पूछूं तो आई गेस कि चाहे यू नो अगर स्पेस अच्छा है तो रियाज करने में मजा आता है। बिल्कुल। ये सिंगर्स का भी ऐसे है कि यू नीड पर्टिकुलर स्पेस रियाज करने के लिए भी, कि आप कहीं पे भी रियाज कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम ना कहानी चेंज हो जाती है। हाँ। जब छोटी थी मैं, तब मैं बहुत पर्टिकुलर थी। सुबह 5 बजे हाँ। और मेरा तानपुरा ऑन हो जाता था एंड रियाज करती थी। और उस टाइम पे ऐसा था कि पूरे बिल्डिंग से, जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, पूरे बिल्डिंग से कंप्लेन आते थे कि आपकी बच्ची सुबह 5 बजे वो लगा देती है। हाँ। सबकी नींद नहीं हो पाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत कंप्लेन्स आते थे घर पे। एंड अब ऐसा है कि मैं मतलब जहाँ जा रही हूँ, जहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, चलते फिरते गाड़ी में ईयरफोन्स लगा के, या कभी स्पीकर लगा के, या कभी मतलब कई बार लोग पहचान जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं प्लीज कुछ गा के सुनाओ, या कभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो लाइफ हैज बीन वेरी फन जी। पिछले कुछ सालों से, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पैशन से प्रोफेशन तक का जो सफर था, इट हैज बीन ग्रेट। तो जब तक पैशन की तरह बस था म्यूजिक, तब तक वो एक प्लेस रिक्वायर्ड होती थी। बट राइट नाउ जब से एज अ प्रोफेशन इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और ज्यादा मजा आता है। तो वो लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं जो कहते थे 5 बजे उठ जाती है, तो अभी भी कंप्लेन करते हैं? दे सो प्राउड ऑफ यू कि अब कहाँ, क्या, कैसे, इशिता? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब उस टाइम पे कंप्लेन करने आते थे कि भाई सुबह सुबह उठ के वो अपना बजा देती है, कोई नींद नहीं हो पाती, हमको ऑफिस जाना होता है, ये वो। और अब जब इंटरव्यूज होते हैं ना उनके भी, कभी या कभी उनसे पूछा, अरे हाँ वो बच्ची इतना अच्छा गाती है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुबह सुबह 5 बजे वो लगा देती थी, उसका सुंदर हम गाना सुनते थे। सो दिस इज हाउ यू नो पीपल एंड वर्ल्ड सो दे एंजॉय नाउ, दे एंजॉय, दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। और अब ऐसा होता है ना कि अब उनको चाहिए, अब उनका सुनने का मन है, तो मैं होती ही नहीं हूँ उतना घर पे कि वो सुन सके। तो अब ट्रैवलिंग में इतना टाइम जाता है और बाहर इतना रहती हूँ कि सबका टाइम पे रियाज हो जाता है। ट्रैवलिंग करते हो तो यू आर सेटिस्फाइड कि अभी जो पैशन था अभी प्रोफेशन बन गया है, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम। डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि
टाइम तो मैनेज करना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी दुनिया ही अपसाइड डाउन हो जाती है। जैसे इंडिया में जब तक थे तो हमारे अभी कितना बज रहा है, यहाँ पे 7:30 बज रहा है, वहां पे सुबह के 7 बज रहे होंगे। हाँ, और हमारे लिए शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो टाइम मैनेज करना इस मामले में थोड़ा मुश्किल हो जाता है म्यूजिक के लिए, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। कई बार सुबह 5 बजे मान लो हम फ्लाइट में बैठे हैं, वहां पे हम रियाज नहीं कर सकते। तो आफ्टर, मुझे जितना याद है, आफ्टर माय 10th ग्रेड के बाद से जो है मेरा टाइम वो 5 बजे वाला शिफ्ट हुआ। बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट, मैं सच कहूंगी कि टाइम उतना नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज बस है, वो है ऑनेस्टी, कि चाहे दिन में कभी भी टाइम मिले, आई ऑलवेज प्रैक्टिस माई रियाज एंड एवरीथिंग। ऑनेस्टी की बात करिए, इट्स अ बिग वर्ड। सो ऑनेस्टी आपके लिए क्या मायने रखती है? कि आप 20 साल की हैं, ऑनेस्टी इज अ बिग वर्ड, और इतनी सारी स्ट्रगल करने के बावजूद, सो इंडियाज गॉट टैलेंट, सारेगामापा, सब में से होते हुए, एंड नाउ दिस ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील ट्रूली ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह और भी हजारों लोग हैं जो ना बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास मुझसे भी कहीं ज्यादा टैलेंट है, और वो बहुत कुछ डिजर्व भी करते हैं। बट फिर भी उन हजारों लोगों में से भगवान मुझे उन चुनिंदा लोगों में से चुनते हैं और वो मुझे देते हैं। जो भी सक्सेस मिली, चाहे रियलिटी शो की सक्सेस हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो लोगों का प्यार हो, चाहे वो बॉलीवुड डेब्यू हो, या कोई भी ये बड़ी चीज हो, ये आपको बहुत, मतलब ये ऊपर वाला ही देता है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन कि 50% इज योर हार्डवर्क एंड द रेस्ट 50% इज योर लक। नॉट लक, बट जो ऊपर वाले की मेहर होती है। So do you believe that 50% वाला? I really believe. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि you should be honest with your work, क्योंकि अगर आप अपने ही काम के प्रति ईमानदार नहीं होगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस तक पहुंच तो जाओगे बट सस्टेन नहीं कर पाओगे। So this is what I believe, और इसलिए मैं ऑनेस्ट रहती हूँ, because I always feel grateful for the things I have today. और मतलब कभी सपना था मेरा कि मैं, क्या सपना था आपका? क्या सपना था? It was me and my parents, we always used to dream about these things कि हम कभी वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, और बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल में और बड़े बड़े सेंटर्स में परफॉर्म करेंगे। और इट वॉज माई ड्रीम कि बड़े पर्दे पर कभी मैं अपनी आवाज सुनूंगी। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज ड्रीम्स एक एक करके अपने आप पूरे होते चले गए। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो कैसे, लेकिन आई जस्ट फील ग्रेटफुल कि जो सपने आज से कुछ सालों पहले देखते थे और जो बहुत ऐसे लगता था कि ये तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और तो कोई रास्ता नहीं है, वो चीज आज मैं जी रही हूँ। सो आई रियली फील ब्लेस्ड अबाउट दैट। You really feel blessed about it. तो जो ये इशिता की इनोसेंस आज मुझे दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि उस इनोसेंस को मेंटेन करना, इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होते हुए? ओके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन मैं ये मानती हूँ ना कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी यू, योर सेल्फ। आप जो हो, जैसे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दुनिया से थोड़े अलग होते हो तो आपको ना थोड़ा फिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वंस आप अपने आप को वैसा स्टैब्लिश कर लेते हो ना, तो पीपल स्टार्ट एंजॉइंग who you are, people start accepting who you are, people starts liking you the way you are. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले ऐसे थी तो सब कहते थे कि ऐसे नहीं चलेगा, you have to be smart, you have to be you have to look like certain way, हाँ, in certain way, ऐसे बनो, ये करो, फिर ऐसा पहनो, ये तरीके से बात करो। बट आई वॉज ऑलवेज बी लाइक जो मैं हूँ नहीं, जो आप मुझे बोल रहे हो मैं उसको सिर्फ एक्ट कर सकती हूँ, मैं वो बन नहीं सकती। एंड whenever you fake yourself, जब भी आप अपना ना एक एक्ट सामने रखते हो ना, you get bored of it. ज्यादा लंबा नहीं चला सकते आप। तो मैंने ये सोचा, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के ना चीजें करती हूँ। तो मैं हमेशा वही चीजें पिक करती हूँ कि अच्छा ये चीज
तो मैं श्योर हूँ कि मैं इस चीज को कर पाऊंगी, मैं श्योर हूँ कि मैं ये इस चीज को लंबे समय तक चला खींच पाऊंगी, तो ही मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ। अदरवाइज आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। तो उन बातों का, उन लोगों का कोई असर नहीं है। सो यू स्टिल, आई थिंक यू हैव दैट इनोसेंस इन यू, अभी तक तो दिखती है। एंड वो यूनिवर्स करे या जिसको भी हम मानते हो, तो आई थिंक, आई होप यू कैन मेंटेन दैट इनोसेंस। आई बिलीव कि वो होगा। इसलिए होगा क्योंकि मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब मैंने म्यूजिक चुना था तो पूरी दुनिया भले अगेंस्ट थी, सब मतलब ऐसा होता है ना कि आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जबलपुर इन मध्य प्रदेश। सो उतना ज्यादा मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं बहुत पुरानी जनरेशन की भी नहीं हूँ और बहुत लेटेस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अभी के जनरेशन की हूँ। और मेरे टाइम पे भी ये था कि ठीक है बेटा गाते तो हो, लेकिन करते क्या हो। अच्छा, सो दिस हैज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन। सो मेरे लिए भी थोड़ा इस फील्ड को ऑप्ट करना या चुनना एज अ करियर, या इसको मुझे जीवन भर करना है, ये बड़ा मुश्किल था सबको समझाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कंडीशन से अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ विदाउट चेंजिंग माई सेल्फ, तो मैं आगे भी जा सकती हूँ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये शौक में सिंगिंग हुआ कि व्हेन यू फेल्ट दैट यू कैन बी अ सिंगर, या आप गाना शुरू, मतलब कैसे हुआ ये, कब, हाउ डिड इट स्टार्टेड? मेरी मम्मा म्यूजिक करती आई हैं, शी हैज बीन अ सिंगर। अपने उन्होंने करियर वाइज हमेशा म्यूजिक किया है। मेरे पापा रिकॉर्डिस्ट थे, और हमारे यहाँ पर क्या था कि मेरे मम्मी और पापा दे हैड बिग ड्रीम्स। आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ ये कभी उनके सपने थे। और क्योंकि उस वक्त पे उतना सपोर्ट, उतना क्या बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं था। और अगर करियर में कुछ करना है तो पढ़ाई में करो, वरना गाना तो कुछ नहीं होता। ये उस टाइम का जमाना था जब मेरे पेरेंट्स बनना चाहते थे। तो व्हेन आई वाज बोर्न, और मैं जब 2-2.5 साल की हुई, तो मेरी मम्मा बताती है कि बोलना बाद में शुरू किया, गाना पहले शुरू किया। तो जब तुतला के कुछ भी मम्मी जो गाती थी उसको रिपीट करना। और मतलब मेरे लिए ना, मुझे सिंगर नहीं पता थे कि लता जी हैं या आशा जी हैं, किशोर दा, ये सब मुझे नहीं आता था। मुझे बस इतना पता था कि ये गाना मेरी मम्मी का है, ये गाना मेरे पापा का है। इतनी मेरी दुनिया थी। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और बचपन से मम्मी पापा ने देखा कि मेरे अंदर ना बहुत है गाने का कीड़ा, कि इसको बस दूध की बोतल पकड़ा दो या ग्लास पकड़ा दो, चम्मच पकड़ा दो और कहो कुहू, मेरा निकनेम कुहू है, कुहू कुछ गा के सुनाओ। सो आई वाज नेवर शाय, आई वाज ऑलवेज बी देयर, ओके। और मैं गाना शुरू कर देती थी। तो मम्मी और पापा ने बचपन से ये चीज नोटिस की कि इसके अंदर बहुत म्यूजिक है, कि इसको करना ही है। और ये हुआ भी। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपना म्यूजिक हमेशा अपने तरीके से करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि बाकी लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और मैं गिटार लेके बजाए जा रही हूँ। कंप्लेन्स करते थे लोग, बट मैं इस मामले में बहुत जिद्दी थी कि इफ आई वॉन्ट टू डू दिस, आई विल डू दिस। तो हमारे लिए तो अभी भी छोटी सी कुहू है, तो मैं क्या कहूँ, कुहू गाना सुना दो। माइक भी सामने है ना, माहौल भी है, तो क्या कहती है कुहू, थोड़ा सा गाना हो जाए? बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? सो लेट्स हियर दैट। ओके, मुझे लता जी के गाने बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक लता जी का गाना सुनाती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैं ये कहूंगी, कुहू गाते रहे। सो कुहू, आई थिंक कोयल को भी छोटी फॉर्म में आई थिंक कुहू ही कहते हैं। सो यूर सच अ ग्रेट वॉइस। थैंक यू सो मच। तो 2.5 साल की उम्र में मेरे जैसा बंदा तो ये सोचता है कि 2.5 साल उम्र में मुझे ये भी नहीं याद कि मैं कौन से माहौल में होंगी। एक्चुअली कुहू नाम भी अपने आप पड़ा। मतलब मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं बॉर्न हुई मेरे नाना नानी के घर पे अहमदाबाद में। तो वहां पे आई वॉज बॉर्न इन मई। तो मई में इंडिया में इज लाइक खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, एंड इट इज द सीजन फॉर कुकू बर्ड्स टू कम एंड सिंग। अच्छा। तो जब मैं पैदा हुई और मतलब बैरली 1 वीक या 10-15 दिन की थी, तो मुझे मतलब ऐसे घर के बाहर इंडिया में वो होते हैं ना, खाटले, खटिया बोलते हैं उसको। हेलो सलमान। हेलो जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आदाब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बहुत इंतजार करवाते हो आप। देखो, सब्र का फल मीठा होता है। अब ये तो बहुत ही मीठा है। सब अच्छा चल रहा है?
बहुत अच्छा चल रहा है। जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है और बहुत बिजी चल रही है। और लोग मेहनत भी इसलिए करते हैं क्योंकि बिजी लाइफ अच्छी चले और बिजी चले। तो बिजी लाइफ इज गुड। ये बिजी जो बिजी होना है वो अच्छा चल रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। बिजी होना मतलब ये है कि मैं अपने फैन से ज़्यादा मिलता हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा मिलता हूँ। उनकी वजह से बिजी रहता हूँ, तो उनसे ही मिलता रहता हूँ और उन्हीं में बिजी रहता हूँ, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो लोगों से मिलना अच्छा सब अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो लोग अलग अलग तरीके के भी मिलते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कभी ऐसा भी हो कि कभी गिला किया हो आंखें कि सलमान ऐसा नहीं है? नहीं, टच वुड, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। रियल फैंस जिसको बोलते हैं, वो हमेशा मुझे मिले हैं। तो अभी तक मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको देखकर मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए मेहनत भी लगती है सलमान के, हर एक बंदे को खुश रखना, अपनी ऑडियंस को खुश रखना, अपने चाहने वालों को। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर आप जो भी कुछ है अपने फैंस की वजह से है, अगर आप उनको दुखी कर दोगे तो आप कुछ भी नहीं रहोगे। तो आपको हमेशा अच्छा ही करना होता है और अच्छे ही लोग मिले मुझे हमेशा। या पता नहीं, मेरा दिल अच्छा है, मैं दिल से काम करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ सबसे। मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ अगर वो लोग हैं तो ही, वरना मैं कुछ भी नहीं। तो बस। और सलमान, ये प्यार मिलने में, हासिल करने में कितने अरसे लगे हैं? ये हाँ। बहुत, ये मेरी बचपन की मेहनत है बेसिकली अगर बोला जाए तो। क्योंकि हमारे खानदान में गाना बजाना होता है, मेरे फैमिली में गाना बजाना होता है। जी। मेरे पापा गाते हैं, मेरे दादाजी गाते थे, मेरे परदादा जी गाते थे। हाँ। तो पीढ़ियां गाते आई है। तो वो इसको बोल सकते हैं कि मेहनत, इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है। वो बोलते हैं ना कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी। सोच, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है। अब जब मैं उस गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे वाह यार क्या गाड़ी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है उसने कितनी मेहनत करी उस गाड़ी को खरीदने में, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेहनत नहीं देखते हैं। लोग बोलते हैं यार इसने इतनी जल्दी नाम कर लिया, इतनी जल्दी ये बाहर भीतर शोज में जाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता है कि उसने उस चीज़ के पीछे मेहनत कितनी हुई है, कितनी मेहनत, कितनी दिन रात एक किए हैं, कितनी रातें गवाई है, कितनी नींदें खोई हैं उस चीज़ के पीछे। लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ से मतलब भी नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हमें अच्छा करना है और लोगों को करके दिखाना है कि हम ये चीज़ है। तो आज बहुत मेहनत करी है और अच्छा ही होता है सब। तो आपको लगता है कि लोग जल्दी जज कर देते हैं? बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आपको जज तब करते हैं जब आप कुछ बन जाते हो। आप जब कुछ नहीं बनते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो तो आपकी एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इंसान जज करना, आपके रिश्तेदार ही आपको जज करने लग जाते हैं। आप बाहर तो कहीं मिल जाओ, मतलब ये हो जाता है कि आप जब आप कुछ भी नहीं होते हो तब आप उनके साथ कुछ भी कर दो, उनसे लड़ लो, उनसे झगड़ लो या उनसे बात मत करो, हाँ, या उनको आप इग्नोर कर दो। ये जब कुछ नहीं होता तब ऐसा होता है। और जब आप कुछ बन जाते हो ना, आप वो चीज़ अगर करते हो कि आप किसी से ना बोलो तो बोलते अरे भाई पैसा आ गया है, अरे भाई घमंड आ गया, नाम हो गया, इसकी वजह से नहीं। तो अब लोग उस चीज़ के पीछे रीजन नहीं जानते कि बंदा ऐसा क्यों कर रहा ऐसा क्यों कर रहा है, परेशान है या क्या है क्या नहीं है। कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो होते हैं बहुत सारे लोग जो जल्दी से रीज़न, जो बहुत जल्दी जज करने लगे। है? तो आपको लगता है कि उन लोगों को रीज़न देने की ज़रूरत है, या अगर लोग जज भी करते हैं कि आज सलमान अली है, इसके पास पैसा है, या तो आपको सलमान क्या लगता है कि ये जो लोग जजमेंट देते हैं, रिश्तेदार हो या ना रिश्तेदार हो, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? सलमान को फ़र्क पड़ता है? नहीं, सच बताऊं तो कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ। मुझे नहीं पड़ता है
और इंसान को पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपने वो कहावत सुनी कि यार ये मत करो वरना 4 लोग क्या बोलेंगे, हाँ हाँ। वरना समाज क्या बोलेगा। समाज को कभी आपकी चिंता हुई है? नहीं हुई ना, मेरी इंस्टॉलमेंट तो आज तक समाज ने नहीं भरी। है ना, नहीं हुई ना। नहीं भरी। तो हम समाज की चिंता क्यों करें? ऐसा होता है ना कि यार अरे समाज में हम क्या बोलेंगे यार ये। हाँ। जब समाज को हमारी चिंता है ही नहीं तो हम समाज की चिंता क्यों करें? तो हमारी लाइफ है, यहाँ तक हम लोग आए हैं अपना डिसीजन लेकर, अपनी मेहनत से आए हम लोग। तो अगर अगर दूसरे लोग हम पर जज करते हैं कि यार आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, आप ऐसा कर रहे हो, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ना मुझे तो पड़ता नहीं है। मैं वो चीज़ करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है, मैं वो उससे करता फर्क हूँ। पड़ता है। मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, मेरे माँ बाप से मुझे फ़र्क पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, लोग तो हमारा काम है सुनना। लोगों का काम है कहना। हमारा काम है सुनना। हाँ, लेकिन एक का आंसर सुनो, दूसरे का आंसर निकाल दो। जो चीज अच्छी लगती है वो रख लो, उसको रख लो, बाकी बाकी फेंक दूसरे दो। का आंसर निकाल। हाँ, बाकी फेंक दो। हाँ जी सही। सो सलमान अली, आज तो बहुत बड़ा नाम हो गया सलमान, इंडियाज इंडियन आइडल विनर। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? पहले तो बहुत बड़ा नाम तो नहीं हुआ है, हाँ। छोटा ही हुआ तो बहुत छोटा हूँ, वैसी बात नहीं है। लोगों का प्यार है, लोग बहुत मोहब्बत देते हैं। इंडियन आइडल ने बहुत कुछ दिया है मुझे। सबसे पहली बात ये है कि बहुत बहुत अच्छी मुझे एक फैमिली दी है। जो मेरे फैंस हैं मैं उनको फैमिली बोलता हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली दी है, मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ और भी। कुछ भी करने के लिए तैयार, मतलब जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने। अरे अल्लाह। जब भी मैं शोज करता हूँ तो लोग गाड़ी के सामने लेट जाते हैं, बोलते भाई एक फोटो चाहिए वरना हम अभी यहाँ पर चल बैठेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने हाँ, प्यार है उनका। जो मेरे नाम के टैटू बनाते हैं, मेरा फोटो बनवाते हैं अपने हाथों पे परमानेंट। तो ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। ये सिर्फ इंडियन आइडल की वजह से है ना, क्योंकि इंडियन आइडल ने हमारा टैलेंट दिखाया है लोगों के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या जो सलमान पहले था वो आज भी सलमान वैसे ही? मैं तो हमेशा जिंदगी भर ही ऐसा रहूंगा कैसे तो- थे सलमान पहले? जैसा आप देख रहे हो। मैं ऐसे हूँ, मैं बहुत सीधा साधा हूँ। मैं बहुत ज़मीन पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं आज भी नीचे बैठ के खाना खाता हूँ, मुझे आज भी चैन से नींद नीचे ही आती है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बड़े बड़े बैंड चाहिए। मैं जब भी कहीं शोज़ करने जाता हूँ तो मुझे ज़रूरी नहीं मुझे 5 स्टार होटल चाहिए। मैं छोटे होटल में खुश हो जाता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं लग्जरी कार चाहिए। मैं छोटी कार होती है तो मैं उसमें खुश रहता हूँ, क्योंकि जाना ही तो है। आपको होटल तो जाना है, कौन से एयरपोर्ट से होटल जाएंगे आप? अब बहुत बड़ी करोड़ों की गाड़ी ले लो, वही काम वो करोड़ों की गाड़ी करेगी, वही वो लाख रुपए की गाड़ी करेगी। तो मैं हमेशा वही चीज़ मानता हूँ कि अपने काम अच्छा करो, और काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, है ना। और मेरा कभी भी ये जो बड़े बड़े शौक होते हैं वो कभी नहीं हुए हैं। मैं आज भी नीचे से ही चलता हूँ। अपने बोलते हैं ना कि मैं कभी अपने बैकग्राउंड, कभी अपने पिछले दिन नहीं भूलता। हाँ। कि मैं कहाँ से चल के आया हूँ। तो मैं आज भी मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं पड़ता कि मुझे बड़ी गाड़ी है, बड़े घर, या फिर मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, नहीं। मैं जैसा हूँ, मुझे आप आज भी नीचे सुला दोगे मैं वहाँ पर भी सो जाऊँगा। तो मेरे अंदर कोई ये बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे जो सिंगर्स या एक्टर्स आते हैं जो डिमांड करते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले आ जाता है भाई ये गाड़ी चाहिए, ये होटल चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, 4 बाउंसर्स होने चाहिए साथ, वैसा ऐसा कुछ नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, टचवुड। और तो फिर वो ऐसे यू थिंक कि वो इट्स अ पब्लिक को दिखाने के लिए कि उनको वाकई जरूरत होती है? हाउ डू यू फील? क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग। देखो, हम तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तो एक बहुत छोटा सा सिंगर हूँ, और मैं तो कभी डिमांड करता भी नहीं हूँ। मुझे इन चीज़ों से मतलब भी नहीं है। हाँ। वो करते हैं, वो बड़े सिंगर होते हैं, शायद उनको ज़रूरत होगी, इसलिए वो लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो आपको लगता है कि ये पब्लिक एक स्टेटस बनाने के लिए भी लोग करते हैं, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी लोग करते हैं? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो उनको सच में ही कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। और बात रही ऑडियंस की डिमांड, बात रही कि ऑडियंस को दिखाने का, अरे यार नहीं, हम क्या करेंगे उनको दिखा के?
हमको उन्हें नहीं बनाया है। हाँ, अब हम उनको अपनी वो दिखाएंगे, चौड़ दिखाएंगे, अरे नहीं भाई साहब मैं तो ये हूँ। तो मेरी उससे थोड़ा सा वो तो सलमान वैसे ही था, नो चेंज एट ऑल। नहीं टच वुड। तो आपके रियाज में कोई सिंगिंग में भी चेंज आया कि आज भी उतनी बिल्कुल। मेहनत करते हैं? नहीं, मैं हमेशा रियाज करता हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने अभी इंडियन आइडल जीत लिया तो अब मेहनत छोड़ दी मैंने। हाँ, मैं मेहनत कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ अपनी आवाज़ के दम पर हूँ और अपनी गायकी के दम पर हूँ। तो मैं अपनी गायकी को हमेशा बरकरार रखता हूँ, मेहनत कंटिन्यू करता रहता हूँ। मैं म्यूज़िक में हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं हमेशा रहता हूँ म्यूज़िक में। मैं अगर 1 महीने के लगातार शो करके अपने घर जा रहा हूँ तो घर पे मैं कीबोर्ड बैठ के गाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे माँ बाप बोलते हैं बेटा अभी तो तू म्यूज़िक करके आया हाँ। तो फिर घर पे म्यूज़िक कर रहा है। मैंने बोला मम्मी कई बार बोलती है कि हाँ। बेटा तू ये बहुत कुछ कर। मैंने बोला मम्मी देखो आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह से हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ में। म्यूजिक से मुझे बहुत सुकून मिलता है, तो मैं हरदम रियाज और कुछ नया करने की ट्राई करता हूँ ताकि लोगों को मेरे मुझसे कुछ अलग डिफरेंट कुछ सुनने के मिले। पहले मैं सूफी बहुत गाता था, अभी मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, मैं डांस नंबर भी गाता हूँ, मैं सब गाता हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि मैं ये भी गाता हूँ और मजा आए लोगों को। हाँ। तो आपको लगता है कि सजदा हुआ? सजदा तो मेरा तो जिंदगी में सबसे पहला गाना जो जिसने किस्मत बदली। बिल्कुल 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 सजदा जो है वो क्या है उसके पीछे? बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, लेकिन आज आप सीधा हमें सुनाइए कि उसके पीछे क्या रास्ता है, कब सजदा हुआ, कैसे हुआ? सजदा जब मैंने ऑडिशन में गाया था हाँ, तो एक बॉलीवुड सॉन्ग मेरे पास वही था। अच्छा। हाँ, मुझे वही गाना आता था बॉलीवुड, क्योंकि वो मुझे जब मैंने उसको सबसे पहले सुना था सजदा को तो मुझे अच्छा लगा कि यार नहीं यार ऑडिशन में ये वाला गाना चाहिए। वरना मैं बॉलीवुड गाता था, वरना मैं ऐसे नुसरत साहब को मैं जैसे कि नुसरत साहब को गाता था हमेशा, पुराने गाने जो नुसरत साहब के जो होते थे ना, जैसे कि किन्ना सोना तेनों रब ने बनाया। मुझे लगा मुझे कह रहे हो। नहीं बिल्कुल वो तो है ही। तो सजदा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब जी का है। हाँ, और उस गाने में वाकई में एक रूह झलकती है, एक सच्चाई झलकती है उस गाने में। तो मुझे वो गाना ना मेरे दिल को बहुत टच किया, तो इसीलिए मैंने फिर सोचा नहीं यार इस गाने को गाना चाहिए। तो ऊपर से मैं हाई रेंज गाता था, हाँ, ऊपर से मेरे जो माशाल्लाह मेरे जो पापा ने मुझे सिखाया है कि मैं हाई जो पिच है वो उस गाने में झलकती थी और वो गाना भी उसी रेंज का था। तो तब जाकर वो दोनों तरफ से मेल हुआ, तब जाकर वो मैंने गाया और मैंने दिल से गाया। वो मैंने बहुत ही मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऑडिशन में गा रहा हूँ, कसम से मुझे ऐसा लगा कि अपने घर पे गा रहा हूँ, अब खुद के लिए गा रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए नहीं गा रहा। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए गाता है ना तो अच्छा गाता है। सलमान खुद के लिए और क्या करता है? गाता तो है ही, लेकिन और क्या करता है सलमान अपने लिए? मुझे आई जस्ट वांट टू नो द रियल सलमान, क्योंकि देखो कहानियां हम सुनते हैं, हमने ऑडिशंस में देखा है, रोज आप इतने दुनिया के अलग कोने में आके बैठे हो भी। तो पहले तो हम बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ तक हम खींच के ले आए हैं। तो लेकिन सलमान को अगर जानना हो तो सिंगिंग तो एक अलग दिशा है आपकी, एक अलग वो है, एक पैशन है, प्रोफेशन है, लेकिन सलमान खुद के लिए और क्या करता है? देखो जब मैं सच बताऊँ आपको, मैं हाँ, मुझे 2-3 चीज़ें बहुत पसंद है लाइफ में करना। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा, बहुत पसंद है और मैं एक गेम खेलता हूँ, शायद उसका नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता, एक गेम खेलता हूँ। और बाकी सिंगिंग ऑलवेज मेरी फेवरेट है। क्रिकेट मैं खेलता हूँ गांव में जाकर अपने दोस्तों के साथ में, मोहल्ले वाले क्रिकेट। हाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने गांव के दोस्तों से मिलना, अपने गांव के लोगों से मिलना। मैं जब बोर हो जाता हूँ ना तब मैं कहीं बाहर नहीं जाता घूमने के लिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मंगल साहब जी हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਹਠੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਹੀ ਸੀ।
ਓਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੋ ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਠੂਰ, ਓਕੇ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ। ਕਿਆ? ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਜਿਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਨੂੰ ਨਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਨਾਮੀ ਦਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਗਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਮੂਰਖਾਂ 'ਚ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨਾ ਕਲਮ ਉਠਾਈਏ ਨਾ, ਪਿੰਗਲ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨਾ ਮੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਡਾਮਾ ਬਿਨਾ ਮੱਲ ਕਦੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤਾਈ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਲੋੜ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗਵਾਣ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਬਿਨਾ ਐਵੇਂ ਧਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਈਏ ਨਾ, ਮੰਗਲਾ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਖਪਾਈਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 18-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੱਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਈਓ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲ ਵਸਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਲ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਅਕਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਲ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਸਦਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇੜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇੜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਪੂ ਤੂੰ ਹੀ ਗੇੜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਡੋਬੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਰਕ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਰਕ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਤਾ ਤੋਲਣਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨਤਾਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਠੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਠੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਸਮਝੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਚੱਕ ਬੱਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਬ ਲਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸੈਰ ਆਏ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਾ ਖੂਹੇ ਤੇ ਕਰਨ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਲੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਲਾਮ ਲੱਜ ਜਾ ਖੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਮਾ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੋਟਿਆ ਤੇ, ਪੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਢੱਡ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਦਾ ਜੋਰ ਲੰਗੋਟਿਆ ਤੇ, ਤੀਲੇ ਵਾਂਗਰਾ ਟਹਿਕਦੀ ਜਾਨ ਹਰਦਮ ਤੇ, ਮਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਿਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਤਾ।
ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹਠੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਧਰ ਹਠੂਰ, ਤੀਜਾ ਸਾਨੇ ਚੈਨ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ CRPF ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਵੀ ਫਿਰ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸਦੇ ਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਰੋਕਵੇ, ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਜਗਾਤੇ ਕੈਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਕਵੇ, ਚਰਖੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਤਰੰਜਣ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕਈ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ 2004 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੀਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਹਰ ਰਾਤ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ, ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਤ ਓ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਵੀਰ ਕੈਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਆ 5-6 ਗੀਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਧੂਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚਾਵਲਾਸ ਹੋਣ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੀ ਛੱਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੌਖੀ ਤਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਰੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੀਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੰਤਰਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਣਾ ਆ ਕੋਕਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਲੰਘ ਗਈ ਜਦ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਣ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮਨ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਮਲਿਆ ਸੁਰਖ ਦੰਦਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਕਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਸੁਣ ਲੋ ਹੁੱਕਾ, ਖਰਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਜਰਾ ਧੋਖਾ, ਆਜੋ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੋ ਘੜੇ ਵਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਢੱਡ ਸਾਰਗੀ ਤੇ ਲਗੋਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੀਗੇ 13-14 ਪਹਿਰੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੜਾ ਕਾੜਨੀ ਚਿਮਟਾ ਚਾਟੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਘੜਾ ਕਾੜਨੀ ਚਿਮਟਾ ਚਾਟੀ, ਛੱਜ ਸਾਨਣੀ ਗੜਬੀ ਡੋਲੂ, ਡੇਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਚਕਲੇ ਵੇਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲੂ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ, ਡੱਬ ਜਵਾਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਢੱਡ ਸਾਰਗੀ ਤੇਲ ਗੋਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਘੜਾ ਕਾੜਨੀ ਚਿਮਟਾ ਚਾਟੀ, ਛੱਜ ਸਾਨਣੀ ਗੜਬੀ ਡੋਲੂ, ਡੇਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਚਕਲੇ ਵੇਲ ਨੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲੂ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ, ਡੱਬ ਜਵਾਰ ਦੇ ਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਮੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਤਰ ਟਕੂਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਜੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲ ਵੱਖਰੀ, ਜੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਪੀ ਲੋ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ, ਤੋਕੜ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਹਰੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਣੀ, ਜੋ ਖਾਵੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਕਿੱਸੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਚਾ ਦੁੱਲਾ ਜੱਗਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕੁੱਕਰ ਕੈਦੋ ਤੇ ਡੋਗਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇਲ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਾਲੋ ਹਲਦੀ, ਦਾਤੀ ਦਾ ਟੱਕ ਹਟ ਜੂ ਜਲਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਮੀਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ 17 18 19 20 ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਫੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ,
ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਥੱਕ ਗਏ, ਗਾ ਗਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ 25 ਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੱਗਾ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗਾਣੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿੱਚ। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही आप कनेक्ट कर जाते हो, उनकी कामनेस हो या हम्बलनेस हो, यू फील कि आप उनसे बहुत बार मिल चुके हो। आज का ये पॉडकास्ट एक ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनकी ऑनेस्टी उनके शब्दों में दिखाई देती है। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ ये पॉडकास्ट करके, और उनका भी ये पहला पॉडकास्ट था और लकीली हमारे साथ था। तो जितना मैंने एंजॉय किया इस पॉडकास्ट को, आप भी एंजॉय कीजिएगा। स्पॉटलाइट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी प्यार देते रहिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और इस पॉडकास्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगा कुणाल का ये जर्नी, ये बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस, आप शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए स्पॉटलाइट। हेलो कुणाल। हाय, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी, आप कैसी? बहुत बढ़िया। दुनिया छोटी सी हो गई है ना इस फोन की वजह से। बिल्कुल 100%। कनेक्टिविटी बहुत आसान हो चुकी है और काफी अच्छा लग रहा एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉम्बे में बैठ रही हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कनाडा में बैठ रहे हो? है। अरे, कनाडा तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज है, और स्पेशली टोरंटो, वैंकूवर, आई जस्ट लव इट। वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, और मैं तो बस इंतजार करता हूँ कि कब कनाडा आऊँ। बस बुलावा आ गया समझो। 100%। तो पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट में। यू डन पॉडकास्ट बिफोर, पहले किया है? No, this is my first podcasting. Looking forward for it. अच्छा, तो फिर आप मतलब जो कुणाल को हम स्क्रीन पे जानते हैं या स्टेजेस पे हमने देखा है, तो हम कोशिश करेंगे कुणाल को जानने की, 100%। है ना। आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारी दुनिया आपको देखेगी, सुनेगी, और आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से शायद हीरो लोग सीखें भी। तो पहले तो सपनों की दुनिया की बात करते हैं। तो कुणाल के क्या सपने हैं, कौन से सपने आजकल वो जी रहे हैं, और इस साल के क्या गोल्स हैं? सपने तो मेरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, और शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट की ऐसी। सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इटसेल्फ, जहाँ मैं चौथी या पांचवी पीढ़ी हूँ probably जो संगीत में हूँ। मेरी दादा बहुत बड़ी कव्वाल रह चुके हैं 80s 70s के। शंकर शंभू साहब, 2 भाई थे, शंकर शंभू साहब, तो बहुत बड़े कव्वाल थे अपने टाइम। तो उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे चाचा, सारे ही म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं। और 5 साल की उम्र से मैं भी म्यूज़िक में हूँ, तब से ही गाने बजाने के अंदर ही था। गाने बजाने के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो कोशिश ये थी कि फुटबॉलर बनूँ, लेकिन जेनेटिक्स स्पीक, जो खून में है वो आई थिंक एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे संगीत की तरफ, संगीत बचपन से कर ही रहा था, बट जैसे संगीत से प्यार होने लगा, वैसे वैसे मेरे सपने भी म्यूजिक रिलेटेड होने लगे कि मेरे सपने बेसिकली यही थे कि मैं 15-20 हज़ार लोगों के सामने अपने गाने गा रहा हूँ और वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कुछ हद तक सपने पूरे हो रहे हैं, बट आई थिंक अभी भी बाकी है सपने पूरे हो। आई थिंक मेरा सपना तब पूरा होगा जब मैं दुनिया की कोई भी कोने में जाऊँ और लोग वहाँ मेरे गाने गाएं और मेरे शो की टिकट्स खरीदे। आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा सपना। तो क्या ये सोचा था कि कुणाल की शो की टिकट्स और 10-15 हज़ार लोग सुनने आएंगे? हाउ डू यू फील अबाउट इट? सपने में ये भी दिखता था? या आई मीन सपनों से ज़्यादा ये मैनिफेस्ट करने वाली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे गाने गाऊँ और 10-15 हज़ार लोग सब वो गाने सुन रहे और टिकट लेकर मुझे आए। तो हाँ, अब देखते हैं कब होगा ये पूरा। कोशिश तो So do you believe in manifestation?
एक्चुअली मुझे जब पता भी नहीं था कि ये प्रोसेस क्या है, तब से मैं ये करते आ रहा हूँ। मुरारी का काफ़ी कर्म रहा है और मुरारी का काफ़ी साथ रहा है, ये वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं धीरे धीरे। इट टेक्स अ लिटिल टाइम। कभी कभार ऐसा लगता है कि अभी नहीं होने वाला है, जब लगता है कि अभी नहीं होगा तब वो हो जाए। हाँ, दैट्स नाइस। मैंने देखा कि आपकी रील्स में आपके स्टेज परफॉर्मेंसेस में दैट यू बिलीव इन सो मच इन मेडिटेशन। आप बहुत बिलीव करते हैं। तो आपके लिए मेडिटेशन क्या है? वो ध्यान लगाना कि कुछ काम करते हो या योर संगीत इज योर मेडिटेशन? व्हाट इज मेडिटेशन? आई थिंक ऑफ कोर्स मेडिटेशन, आई थिंक मेडिटेशन का मतलब आई थिंक वही है कि इंसान आई थिंक जब ज़्यादा प्रेजेंट में होता है और हर एक चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकता है, हर एक चीज़ के बारे में साफ दिमाग से सोच सकता है। आई थिंक बीइंग माइंडफुल और क्लैरिटी के साथ एक विजन हो या एक थॉट हो। मेडिटेशन आपको बेसिकली जो ब्रेन फॉग हो जाता है, जहाँ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाँ, लोग अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते या फिर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, तो आई थिंक मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है कोई भी व्यक्ति को एक क्लियर विजन दिलाने के लिए, उसके लिए। और रिफाइंड थॉट्स, जब आपके 1000 थॉट्स आकर जाते हैं तो उसमें से आई थिंक कुछ गिने चुने जो मेन बेस्ट रिफाइंड थॉट्स होते हैं वो लेकर आप एक आपकी सेशन के बाद कुछ कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आई थिंक क्लियर माइंड होने के लिए और क्लियर पर्सपेक्टिव होने के लिए काफ़ी ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। इससे ये तो पता चलता है कि कुणाल आप इमोशंस में वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है, जो जिसने इतना रियलाइज कर लिया कि मेडिटेशन देयर इज अ प्रोसेस और डिफाइंड करके इमोशंस। सो यू थिंक यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस? या एब्सोल्युटली, ये कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को इमोशनली बहुत स्टेबल रखती है, जैसे मेडिटेशन है या फिर वर्कआउट है, रनिंग है, फुटबॉल है, म्यूज़िक है। तो मेरा तो दिन इन चीज़ों में निकलता है। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, स्पोर्ट्स में रहता हूँ, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स देख लिया, फुटबॉल खेल लिया। तो आई थिंक यही मेरी सारी चीज़ें, या फिर मैं बचपन से इंस्ट्रूमेंट्स में आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड्स। तो प्रैक्टिस करता हूँ तो अपने आप माइंड शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे कुणाल, है ना? हमारे सबके इमोशंस है। आपने बोला तो है कि आप सेल्फ कंट्रोल, लेकिन कभी गुस्सा आना, कभी म्यूजिक वो चीज़ कोशिश करनी लेकिन नहीं बन पानी, एग्जॉस्ट हो जाना। तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि सपने देखो बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं एवरीडे, लेकिन पेशेंस इज नॉट एवरीबॉडीज गेम। ये आप बहुत ही सही बात कह रहे हैं। आई थिंक अब मैं जितने भी यंगस्टर्स देखता हूँ जो 15-16 साल के अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि पेशेंस आप लेकर आओ अपने अंदर, और पेशेंस के साथ कोई भी चीज़ सीखें और उस प्रोसेस में घुसे, और वो बस पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करते रहें। मेरे ख्याल से आप जितना जो कर्म करोगे उसका आई थिंक फल आपको मिलेगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो गुस्सा है सच मुझे आता नहीं, मैं थोड़ा कूल और काम रहता हूँ। बट हाँ, पेशेंस इंसान को लाना काफी जरूरी है, और पेशेंस नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। और तो कई कबार कुणाल खुद में पेशेंस होते हैं, सब्र होता है। वी प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन, या आप जिस इंडस्ट्री में है देयर इज लॉट ऑफ टन्स ऑफ कंपटीशन। कई बार सामने वाले में पेशेंस लेवल कम होता है। हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस टू? जी हाँ, काफी टाइम होता है। जैसे जब हमारे लाइव शोज होते हैं, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट द शो एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टार्ट करना है, एक स्पेसिफिक टाइम पर खत्म करना है। तो लाइव शोज में लोग काफी इम्पेशेंट होते हैं ड्यूरिंग द साउंड चेक और व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग, या फिर जब बहुत सी तैयारियां करनी होती है। बट हाँ, जब तक मैं काम और कंपोज हूँ, आई एम गुड अबाउट इट। आई डोंट नो इतना मेरे पे ज़्यादा टेंशन नहीं है। So you know how to deal with it. या जब पहली बार स्टेज की कुणाल इतने बड़े बड़े लेजेंड्स सीनियर्स के साथ परफॉर्मेंस एक अलग बात है, लेकिन जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है देन व्हाट यू टेक एट होम? एक तो खुद का एक्सपीरियंस होता है कि स्टेज पे हाउ डिड आई परफॉर्म, मैंने ऐसा किया, आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम।
लेकिन जो लोग साथ में काम करते हैं, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो विशाल शेखर साहब हो, तो इन सब से जो इतने इतने सालों के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इनसे क्या क्या लेके जाते हो घर पे कि ये अप्लाई करूँगा नेक्स्ट टाइम? एक्चुअली मैं आपको कहूँ तो हर शो में ऐसी छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो देखकर मैं और मतलब बहुत हैरान रह जाता हूँ, जैसे नेहा को या विशाल शेखर साहब को। और आई थिंक हर शो में कुछ नई बात सीखने मिलती है उनसे। स्टेज के साथ-साथ स्टेज के बाहर, क्योंकि जैसे जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम टूर पे होते हैं, कोई भी कंट्री में, तो समझिए 4 शो है हमारे 15 दिन में। तो शोज़ में तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके अलावा ट्रैवल में काफ़ी बातें होती है और बहुत 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 कुछ सीखने में। कुछ ऐसा किस्सा, कोई ऐसा किस्सा जहाँ आपको लगा कि नहीं, दिस इज अ गेम चेंजर, ये मुझे अपनी लाइफ में उतार गांठ बांध लेनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आई अप्लाई दिस, कि ये लोग ऐसा करते हैं, शायद आई वाज मिसिंग दिस इन माय लाइफ। आई थिंक ऐसी छोटी-छोटी बहुत तब्दीलियाँ मैंने की है अपने अंदर। बहुत छोटी छोटी बात। जी हाँ। जी, मतलब एक्चुअली वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक, जैसे डिसिप्लिन एक चीज़ है, कहना चाहूँगा डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन नहीं है तो अगर आप अपना टाइम पर काम नहीं खत्म कर रहे, आप टाइम पर पिछली रात सो नहीं रहे हैं, तो अगले दिन आप जो भी आपका कार्य होगा उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें होती है और ऐसे कोई स्पेसिफिक तो मुझे ऐसा अभी याद नहीं आ रहा। भैया अभी लेकिन बहुत जैसे अच्छी बात की। डिसिप्लिन इज द, आई थिंक, जहाँ से बेसिक्स शुरू होते हैं। जब हम भी ट्रैवल करते हैं, जब आप सिंगर्स, वी मी एज अ होस्ट, हम ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार सुबह 4 बजे फ्लाइट है तो आपने टाइम से नीचे आना है, क्योंकि यू ट्रैवल इन ग्रुप्स। तो खाना एक टाइम पे है, ट्रैवलिंग एक टाइम पे है, सो आपको, सो आई थिंक डिसिप्लिन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग दैट यू जस्ट सेड। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी, अभी तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई थिंक इफ आई कवर देम अप इन 90%, डिसिप्लिन इज द बेसिक थिंग जो अभी भी सीखनी बाकी है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बहुत बहुत इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन जिसको समझ आया। तो छोटी छोटी बातों से कुणाल, मैंने नोटिस किया है, मैंने आपके गाने भी सुने हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गाने, एक आवाज़ बड़ी अच्छी आपकी। और इतने सीनियर संजय लीला बंसाली साहब या बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए हैं। मन तो कह रहा है आपको कहने का कि प्लीज़ गा के सुना दो, बट आई थिंक आई शुड ज्वाइन इन द लाइव म्यूज़िक। मैंने आपको लाइव भी सुना है, बहुत प्यारा गाते हैं आप। लेकिन जो आपका एक सिंगल मैंने जो अभी रिसेंट ट्रैक था, दिन डूब गए, पहले तो उसका मैंने टाइटल जब पढ़ा तो इट वाज एज एक दिन डूब गई, इसका ही जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, या उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है। फिर जब मैंने गाना सुना तो इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड। तो ये गाना, इस गाने का मतलब, ये गाना कैसे बना? ये गाना कैसे बना, बेसिकली मैंने इस गाने की रिदम प्रोग्रामिंग की, पूरी बीट प्रोग्रामिंग की, पूरा ट्रैक जब मैंने प्रोड्यूस किया उसके बाद मैं ऐसे ही जैम कर रहा था इस ट्रैक। और आई थिंक फर्स्ट लाइन जो मेरे मुंह से निकली थी वो यही थी, दिन डूब गए मेरी रात आ काली। तो और वो वैसे का वैसा ही था जैसा मैंने गाने में गाया। उसके बाद उस ट्रैक को मुझे एक बस एक इम्प्रोवाइजेशन ही रखना था, एक इंडियन क्लासिकल और ठुमरी आइटम की इम्प्रोवाइजेशन रखनी थी। 3 वर्स काइंड ऑफ अ सॉन्ग इट इज, जिसमें खाली एक स्थाई है, एक साइन है और फिर खाली इम्प्रोवाइजेशन है। काफ़ी सिंपल फंडा था उस गाने के पीछे, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बस ये था कि इमोशंस के साथ साथ कहाँ नोट्स जा रहे हैं उस तरह कंपोज किया मैंने और मेरे डैडी ने मिलकर। और मेरे डैडी ने वो ट्रैक लिख दिया और फिर मेरे बड़े पापा को मैंने बुलाया गाने के लिए, जिन्होंने बहुत सारी पिक्चर में गाना गाया। मेरे डैडी और बड़े पापा दोनों ने, मेरे पिताजी का नाम प्रदीप पंडित जी, जिन्होंने मेरे साथ वो गाना गाया, उनका नाम राकेश पंडित जी, वो मेरे बड़े पापा। तो ये प्रोसेस काफ़ी इजी था, बट वो जिस तरह उन्होंने गाया मेरे ताऊजी में, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जब मैं उनको डब कर रहा था और उनका बर्थडे आई, लास्ट ईयर की बात है, और जब उन्होंने गाना शुरू किया और आगे कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स गाए, मैं आपको बता नहीं सकता,
मेरे आँख से लिटरली आंसू आ गए, क्योंकि वो इस लेवल पर मुझे कनेक्ट किया, वो फिर पूरा एक ऐसा एम्बियंस बन गया गाने का कि तो मुझे लगा ये मेरा सबसे पहला रिलीज होना चाहिए, कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक गाना गा। तो जी हाँ, ये पहली लाइन ही व्हाट स्ट्रक इन माय हेड वाज देन डूब गए, तो बस उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करते रहे। और It's a very dark song and collection of raw emotions. परदेसी है उसमें जो एक it's collectively saying somebody's emotion out loud कि एक जो बंदा है या बंदी है वो कुछ कहना चाह रही है किसी से। सो जैसे आपने शेयर किया कि आंसू आ गए जब किसी ने गाया, तो यू फेल्ट सम पोकिंग के, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि ये बॉस सत ने श्री अकाल बोला भाजी, कि सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ठीक हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁੱਡ। ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪੌਟਲਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰੋਟ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੈਮਾਈ ਪਲਾਨ ਜਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟਰ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਮੀ, ਜਸਟ ਯੂ। Just me. ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟ ਯੂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ Off ਨੇ, camera, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਕਟਰਸ We are all ਐਕਟਿੰਗ ਆਰ actors. ਪਾਰਟਸ, ਜੀ। ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਐਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਐਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਾਪ ਦਾ, ਕਦੀ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਸਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ escape ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ escape ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਰਲੀ ਔਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ escape ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ
ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੇਪ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਈ ਰੈਦਰ ਫੇਸ ਇਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। You have to face it. You have to face it. ਹਾਂ। You have to face it. There's no escape. two ways about it. ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਠੀਕ। No, you have to deal with it. You have to take care of it. You have to handle it. ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇयर इज ਅ ਗॉड ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਗॉड्स ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ escaping ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਰੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड, ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕ ਕਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦੇयर इज ਸਮਬਡੀ ਹਾਇਰ ਅਪ, ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਟੇਕ ਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗੀ ਆਪੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਯਾ ਛੱਡਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਤੇ। ਯਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ। ਉਹਦਾ ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਫਿਲਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1976 ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮੈਸੇजेस, ਉਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, MTM ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੀਵਨ ਕਨੈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਸਟਾਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਆਮ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਮਾਈ ਕਰਾਫਟ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਇੱਕ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਨਰ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਾਹੇ, ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾਫਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਓਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇੱਕ अच्छा एक्टर बनने वास्ते तो अच्छा राइटर, अच्छा एक्टर, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे नहीं कह रहा, आई बिलीव इन दिस कि अच्छा इंसान पहला बनो फिर ही अच्छा आर्टिस्ट बन सकते तुसी। आर्ट तो बड़ी बड़ी दूर वाली गल है वैसे, एक अच्छा एक्टर या अच्छा राइटर या अच्छा डायरैक्टर वो एक फिर तुसी अच्छा क्राफ्ट्समैन बन जाते हैं जी, है ना। कि जिस तरह कोई मिस्त्री कोई चीज़ बनाता है वो अच्छा इंसान होएगा, मिस्त्री तो अच्छा करता भी वो उस पैशन ना करे करेगा उस चीज़ क्या बात तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएगा तो एक आर्टिस्ट कहते हैं, आर्टिस्ट भी बनेगा वो। तो मेरी भी होप है एज एन एक्टर या राइटर डायरैक्टर मैं हूँ हाले तो जी अपने क्राफ्ट में प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, एक दिन अच्छा आर्टिस्ट भी होगा क्योंकि मैं अच्छा इंसान बनने की ज़्यादा कोशिश करता कि आई वांट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जी जी जी, गलतियां तो हरेक तो होंदियां ने पर रियलाइज कर लो कि मैं गलतियां थे एंड आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, आई वांट टू फिक्स माई सेल्फ। मैं एक अच्छा इंसान बनांगा, अच्छा क्राफ्ट्समैन बनांगा, अच्छा क्राफ्ट्समैन बनांगा तो अच्छा आर्टिस्ट बनांगा किसी दिन। ਸੋ ਯੂ ਫੀਲ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਆਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇयर इज नो ਇੰਟਰਸਟ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਟੂ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਟ ਆ, ਵੀ ਕੀਪ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ 4-5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੱਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪਰਚੇ, ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੁਨੀਆ ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਊ ਆਈ ਲੁੱਕ, ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਘੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਲਰਨ ਦਾ ਕਰਾਫਟ, ਸਿੱਖੋ। ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਟਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ 4 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਡਿਮੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਕਲਾਸਿਸ ਸਿੱਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਸ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਯੂ ਡਨ ਗ੍ਰੇਟ ਮੂਵੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਬਾ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੈ,
कि इज दिस द ओनली एंड ऑफ द स्टोरी कि भी सिर्फ हੱਸ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵੇਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਲੋ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬੇਸਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਰਿਸਕੀ ਤਾਂ ਹੈ देयर इज नो डाउट ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲਿਮਿਟਡ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਨਾਟ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਬਾ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਪਸ ਬਣਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਟਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟਿੰਗ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿ 10 15 20 25 ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਰਾਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 2-4 ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾਟ ਬੈਡ ਫਿਲਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਲੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ Films ਦੇ ਲੀਵ through. ਲੈਗਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਰਿਚ ਮੈਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ I always felt commitment to my work ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਗਸੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ 2-4 ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਹ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 10-15 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਸਿੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੀ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ Hi, Masha. Hi. How are you? I'm good. Are you nervous? Little bit. Why? I don't know. Be you. I'm used to being behind the camera now. Now you're in front of the camera. Yes. With you, though, which makes it better. So let's start with describing yourself. Who is Lasha? Maybe in really simple words. Yeah. So I'm a filmmaker, but I consider myself more of a creator. I like doing all types of artistic endeavors within the film world. Very creative type of person, but also very organized. I like taking care of the logistical things like spreadsheets, organizing, budgeting. In my personal life, I like kind of the simple life. I like to cook. I like to go on vacations, walk around. So I think this is the designation words that you use, that you're a producer or filmmaker, creative. But who is Lasha? So deep. Who is Lasha? I guess Lasha is just a girl
trying to make it, trying to survive, live my life, have fun, make connections, find out, some deeper meaning in the world, connect with people. That's huge for me. Yeah, I care about people. I want the world to be a better place for everyone. And how you want to make that happen? That's something I've been thinking about a lot lately, because when I was younger, I used to volunteer a lot, but I haven't for a few years, so I might get back into it. A volunteer for? When I was younger, I was in Girl Guides, so they're like organization that does a lot of different volunteering. So we would do stuff with, homeless people, animals, cleaning up the city, all types of stuff. I might start volunteering for like an ambulance company that needs first responders. So you feel like you want to contribute Yes. in any sense, Yes. somehow. Yes. Okay. So you're working, so do you think that's the purpose of your life? Kind of. One of the reasons I like producing films a lot compared to just directing and acting, which I also like, but producing, is because I find that certain people have really good stories, but they might not know how to create them. They might know, okay, I can write a script, but how do I actually get a crew and run a crew? And how do I speak to other people in film and organize everything? Because it's a lot. Like, it's a lot of work and it's very intimidating. Right. So I like working with filmmakers such as yourself, since you're a writer, and helping them make their ideas a reality. So you're trying to help them to get their ideas or their creativity in front of the world, or you're trying to collect pieces for them. So you're trying to help. So here you kind of trying to help people in a way they get crews or they get a producer or something, or you're trying to help them so you can contribute in their messages as well. Yeah, that's a big thing for me, because a lot of the stuff I'm producing is just like independent stuff. And a lot of it is woman-led stuff or minority-led stuff. Something like stories that you don't get. We have a lot of typical Hollywood stories, very simple, stories that have already been told. So kind of like the more untold, uncovered stories, So how come Lasha is connected to all this? So is there anything deep down you have something connected to it that you want to help out, or why Lasha wants to do this? I think it's just that for me, I get a lot of my happiness and my meaning towards feeling like I'm doing something for other people, like something bigger than myself. If I died tomorrow, and anyone could die tomorrow, sounds bad, but it's true. We all could at any time. I would like to feel like I did something to contribute to society. So you want to leave a legacy behind. Yeah. And Something. it doesn't have to necessarily be like, it's not that I want to be famous. I don't want to be famous, but more the thing I love about making a film or a web series or something is it's almost like you're like giving birth to a baby. Like you make this thing and then you put it into the world, and then it's just there forever for people to enjoy and interpret and review, and just everybody enjoys it differently too. Everybody has their own connection to it, which I like. Well, I'm getting that sense that you value people, the memories or things over things. Yes, 100%. I'm not a things person. You're not a things person. No. You're a people person. Yeah, I don't even like things. I hate when people have too many things. Get rid of them. So you like people around you. You like making relations, right? So you enjoy what you have. You've been given. You've been gifted. You enjoy those people around you, the relations you have. Yeah. Any regrets Lasha has? This sounds bad, but one of my regrets was going to university, because I learned a lot from it, but I feel like it just took me so long that I would have rather started working earlier. But other than that, I try not to think about regrets too much, because what can you do? For so many people out there, Lasha, you're such an inspiration, to be honest to you. The person you are, I would say you're beautiful inside out, right? It's not the beauty you have. No doubt, you're such a beautiful person. You look great. But the beauty, the beauty you bring around table for everything, you change the energy when you enter into a place.
how do you do that? I mean, how can a person be like you at the same time they do their stuff? You do a lot of things. You create things, you're producing things, you make films, you're an actor. But the person you are, I really appreciate the person you are. You're trying to, that you stand for yourself. I want to stick to my beauty, the inner beauty you have. So do you want to say something to the people out there and say something that, life is life. They can still maintain that inner beauty with what they've been given to? Oh, well, first of all, that's so sweet. Thank you so much. I really appreciate it. I think a lot of it comes from mirroring people, like in a way that if you're working with someone that you really like and you believe in them and you surround yourself with people that believe in you, that you also believe in, people that are professional, funny, positive, then it just makes you want to be so much better and makes you want to always put yourself first and forward. So I think that it's a lot easier to find beauty in the world and happiness and keep pushing forward when you have people that make you want to wake up and make you want to keep going, right? So a huge thing for me is just like, you got to live for yourself, but in order to live for yourself, you have to have people around you that build you up and make you want to be better. Always trying to be better than yesterday. That's a huge thing for me too. Lasha, I always see you smiling, happy around, spreading the positive energy. But inside, somewhere deep in that corner, you think Lasha still have that empty space? Me? Oh, yeah. Definitely. So why is not filled yet? So how come it's still empty? I think for me, I put a lot of pressure on myself. I always want to be better and do better, and I am pretty hard on myself about mistakes, but I've always been like that. Well, you seem happy, but you hide so many of your own emotions. Yeah. Why? I don't know. I think the world we live in is hard and it can be kind of a cruel place, but I think everybody is working on themselves and trying to be better, and that's the most important thing. So you want to live for others? Not live for others, but Why do you hide so many emotions inside you? You think I see the other side of Lasha. I don't know. That's a hard one. I think that for me, I just am very eager to succeed and get to a point in my career and my life where I feel like I've worked hard and like achieved something. And I just feel like I'm not there yet. I'm on that route. I feel like I don't know if I'll ever be truly happy and feel like I made it there, but maybe. One day? Maybe one day. But right now I am like it's always like a hustler. Like, and I know you're a hustler too, because you're a businesswoman. So it's always about, where can we grow? Where can we work harder? What can we do to build? Mm-hmm. So. Still smiling. Still smiling. The house isn't built yet, but we're building it. You're building. Yeah. I can see you're working hard towards your dreams and getting married and collecting things. Yes. One day it's going to go happen, but there's something that you need to let it out. Yeah. I don't know. Probably. I'm debating switching careers. I love working in film, but it's hard because it's very up and down. So my question was my motive to ask you was, here's obviously you see stuff, you see people around you, you meet too many people, you think in this world to survive, people have that double-faced thing. You feel it? Definitely. Oh, definitely. I think so. But I think that for me, I feel like I always have to try to put my best self forward, especially when it comes to work and professionalism. I feel like I try to leave my personal stuff behind and always just work harder, because it makes a difference for other people too. When you're working with someone and you can tell that they're really struggling with something, but they can push through it,
it makes you respect them and it makes you want to keep working with them. Are you okay? Yeah, You feeling good? I'm okay. I'm feeling good. Okay. How are you feeling? Great. Great? Great. Great. I'm eagerly waiting for your Punjabi, that's 6 words you know. My 6 words, my Sat Shri Akal, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? You can ask the audience. Sat Shri Akal, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? Uh-huh. So recently, I think you learned a little bit more. Yes. Okay, that you don't have the chai is tandi, the chai is picky, Yeah. right? I know Mutcher bites. I don't know if I've ever... Machhar bite. Mutcher bites Oh my goodness. in the summer. Okay, great. Well, it's always lovely to meet you, Lasha. Great talking to you. Do you want to say anything to the world out there, the people, the youngsters who are struggling, hide their emotions? You think they should, or they should let it out because it's just the layers they're building up? You think? I think they should channel it into art. I think they should write, paint, act, do shows, sing, write music. I think that art can be a really good way to have a catharsis and release like feelings that people are having. Poetry, anything. Do something Yeah. and maybe just convey your emotions. Yeah, convey your emotions and then you will feel better. And then you'll also have something you can put into the world that people can relate to. Great. Yeah. So this was Lasha, everybody, was on Spotlight with us. Great seeing you, Lasha. Great seeing you. God bless you. Bye-bye. That's all for today. We're going to take a leave. We're going to meet Lasha once again when she's going to learn more words. So that was only... So say Sat Shri Akal to everybody once again. Sat Shri Akal. So you can say Fer milde haan. Fer milde haan. What it means, we'll see you again. See you again. Okay. Fer Milde. milde haan. Bye, everybody. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. You can say Sat Shri Akal like this. Sat Shri Akal. Thank you, Lasha. Thank you.